हेलो 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 एवरीवन। सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। ओके, आज जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 3 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो आपने अभी तक अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस लेक्चर में। तो आज जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बेसिकली। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ सीखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बारे में मुझे पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, लेट्स से दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? दो वेक्टर के बीच में अगर मुझे एंगल कोई मैथमेटिकल सिंबल यूज करना है और उसके यूज करके रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? पहले तो ए वेक्टर बी वेक्टर, बीच में कैप लगा देना। इसका मतलब क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। ओके, ए वेक्टर कैप बी वेक्टर मतलब एक ही से रिप्रेजेंट करता है कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। ओके, अब जैसे हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करेंगे, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है उसमें, कि while finding angle initial point must be same, initial point must be same। इसका मतलब क्या है सर कि इनिशियल पॉइंट मस्ट बी सेम? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेट्स से वेक्टर है एंड लेट्स से बी वेक्टर है। लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए और बी के बीच में एंगल 30 डिग्री है? आंसर इज यस। ए वेक्टर कैप बी वेक्टर कितना है? एंगल इज 30 डिग्री, एंगल इज 30 डिग्री। ओके, जो एंगल होता है ना दो वेक्टर के बीच में, जो एंगल होता है उसका जो रेंज होता है थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 0 से पाई तक ही हो सकता है। ओके, तो इस केस में तो एंगल कितना है? 30 डिग्री है। अगर मैं थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं वेक्टर से लिख रहा हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर, और मैं ए वाला एंगल बोल रहा हूँ 120 डिग्री। क्या मैं अभी बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री है। क्या ऐसा बोलना सही होगा? आंसर इज यस। आंसर इज यस, ये भी सही है। बट क्या यहाँ पे दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है? आंसर इज सेम नहीं होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 120 नहीं होगा इस केस में, क्योंकि इस केस में क्या नहीं है? दोनों वेक्टर का इनिशियल वेक्टर सेम नहीं है। तो इस केस में ऐसा बोलना गलत होगा, तो इसका अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ए और बी के बीच में एंगल क्या बताना है? ओके, उसके लिए मुझे क्या करना है पड़ेगा? इस वेक्टर को आगे तक शिफ्ट करना है। तो मैं ए वेक्टर को आगे तक शिफ्ट कर दिया। अब मेरा ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। एंगल कितना है? ये अगर पूरा 180 है और ये 120 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में ए और बी के बीच में एंगल कितना है? ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है, नॉट 120 डिग्री। इस केस में ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है, 120 डिग्री नहीं है ना। चलिए एक केस और देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए और बी के बीच में एंगल 30 डिग्री है? लेकिन एंगल बोलने से पहले मैंने क्या बोला था कि एंगल बोलने से पहले आपको पहले इनिशियल पॉइंट सेम बनाना है। या इसमें इनिशियल पॉइंट सेम नहीं था तो मैंने इस वेक्टर को आगे तक शिफ्ट कर दिया। अब इनिशियल पॉइंट सेम बन गया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ एंगल इज 60 डिग्री। तो इसमें भी इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ए वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और बी वेक्टर को भी आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा हो गया ए वाला ए वेक्टर, ए वाला हो गया बी वेक्टर। क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि इनके बीच में एंगल कितना होगा? ओके, अगर ए वाला एंगल है, लेट्स से दो लाइन है, अगर ये 30 डिग्री होगा, क्या ए भी 30 डिग्री होता है? आंसर इज यस। तो ए भी 30 डिग्री होगा। ओके, तो यस मैं इस केस में बोल सकता हूँ ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री है।
ए और बी के बीच में एंगल 30 डिग्री है, लेकिन मैं इसको देख के नहीं बताया, मैं पहले ए को शिफ्ट किया, बी को भी शिफ्ट किया, फिर जो एंगल निकल के आ रहा है उसको देख के बता रहा हूँ कि ए और बी के बीच में एंगल इज 30 डिग्री। आई होप एंगल देखना आपको आ गया होगा। बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि ए और बी जो दोनों वेक्टर है उनका इनिशियल पॉइंट सेम बनाना है, उसके बाद एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, अब हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट या फिर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। हमेशा एक बात याद रखना कि अगर एक स्केलर है, अगर एक स्केलर है और एक वेक्टर है, अगर एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो इनके बीच में नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 2a वेक्टर 3b वेक्टर, इनके बीच में क्या होता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर दोनों वेक्टर है, अगर क्या है, दोनों वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर, इनके बीच में नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं होता है। किस टाइप का मल्टीप्लाई होता है, इनके बीच में होता है या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट, या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी जो हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे वो सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। दो वेक्टर के बीच में या तो डॉट हो सकता है या तो क्रॉस हो सकता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेट्स से एक वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं। ए मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पहले ये भी देख लेते हैं। ए डॉट बी, इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है ना। तो पहले मुझे क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी का यही मतलब होता है, ठीक है। इसमें मॉड ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, मॉड बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है इसमें, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे यहाँ पे एंगल आ गया, तो जब एंगल निकालोगे उसमें क्या करना है, इनिशियल पॉइंट सेम बनाना है, फिर एंगल बताना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है ना। अगर मैं करता हूँ ई डॉट वी तो क्या होगा, मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ वी कॉस थीटा, मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ वी कॉस थीटा। ओके, जैसे देखो यू डॉट वी किया मैंने, मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा। ए भी एक स्केलर है, ए भी एक स्केलर है और ए भी एक स्केलर होगा, है ना। तो कुल मिला के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली क्या है, यू डॉट वी क्या होगा, एक स्केलर नंबर ही होगा, एक स्केलर। इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आई होप एक क्लियर होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि ए डॉट बी पॉजिटिव कब होता है। जैसे अभी अभी देखा कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, मैं ए बी कैसे लिख दिया, क्योंकि मॉड ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, मॉड बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो देख लो, मॉड ए को हम लोग सिंपली ए लिख सकते हैं, मॉड बी को हम लोग सिंपली बी लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, अब ए तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वेक्टर ए क्या है, मॉड ऑफ ए है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड ऑफ बी है, ए भी पॉजिटिव है ना। तो सिर्फ डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा क्या है, थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, ए तो पॉजिटिव हो गया, तो सिर्फ सिंपली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अब कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ए डॉट बी पॉजिटिव होगा जब थीटा क्या होगा, थीटा एक एक्यूट एंगल होगा। ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा थीटा इज एक्यूट,
या फिर उल्टा भी बोलेंगे, अगर थीटा एक्यूट है तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, ए डॉट बी पॉजिटिव तो थीटा एक्यूट होगा। ठीक है, एक्यूट मतलब क्या है, 0 से लेकर 90 डिग्री, थीटा इज 0 से लेकर 90 डिग्री, है ना। और अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर थीटा क्या हुआ, ऑप्टिव्स हुआ, थीटा इज ऑप्टिव्स, थीटा ऑप्टिव्स होने का मतलब क्या है कि जो थीटा का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव मतलब ए डॉट बी नेगेटिव होगा। तो अगर ए डॉट बी नेगेटिव है तो थीटा इज ऑप्टिव्स। ओके, अगर ए डॉट बी जीरो हुआ तो जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर टू बी, जब ए और बी परपेंडिकुलर होगा उनके बीच में एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज जीरो, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, ए डॉट बी जीरो, ए डॉट बी जीरो मतलब ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि ए और बी दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना कि आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई, आई डॉट आई निकलना है, कितना होगा, मॉड ऑफ आई, आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे जे क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के इज यूनिट वेक्टर अलोंग के एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस। तो मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई, अब आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा, तो कॉस जीरो, तो इतना वन हो गया, यूनिट वेक्टर वन 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 इंटू वन हो गया। तो आई डॉट आई कितना होगा, वन होता है, जैसे सिंपली जे डॉट जे कितना होगा, ए बी वन होगा, के डॉट के कितना होगा, ए बी वन ही होगा। मुझे अगर आई डॉट जे निकलना है, आई डॉट जे निकलना है, तो इस बार आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब एंगल 90 डिग्री तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, सिंपली आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, ये सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो मुझे अभी निकालना क्या है, ए डॉट बी निकालना है, और ए क्या है, ये है ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, बी क्या है, बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, सॉरी ये बी थ्री ले लो, बी थ्री एंड बी थ्री के कैप। ठीक है, अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, हालांकि डॉट प्रोडक्ट है ना, बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इसके इस टर्म से पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सेकेंड टर्म से पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, थर्ड टर्म से पहला टर्म, दूसरा टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, लेकिन इसमें आई है, इसमें भी आई है, तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो पहला टर्म आ गया ए वन बी वन। ठीक है, पहला जो टर्म है दैट इज ए वन बी वन। क्या इसके साथ सेकंड टर्म आएगा, क्या उसमें आई डॉट जे आएगा, और आई डॉट जे कितना है, जीरो है ना। तो यहाँ से आई डॉट जे जीरो होगा, तो पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा, सबका वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे, आई डॉट के वैल्यू जीरो है। तो ऐसे करके सिर्फ आई आई जे जे और के वाला टर्म रह जाएगा, है ना। ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ऐसे करके सिर्फ आई आई जे जे और के वाला टर्म ही आएगा, क्योंकि आई के साथ जे आ गया जीरो, जे के साथ के आ गया जीरो, बाकी सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करके दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि ए डॉट ए, है ना, मतलब एक ही वेक्टर को दो बार मल्टीप्लाई किया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए को हम लोग लिखते हैं कभी कभी मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है, हमेशा मॉड ए का स्क्वायर होता है ना। ए डॉट ए क्या होगा, स्केलर ही होगा। सिंपली ऐसे सोचो कि ए डॉट ए मतलब मॉड ए इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो तो वन हो गया, तो मॉड ए इंटू मॉड ए, है ना, मॉड ए का स्क्वायर हो गया। इनफैक्ट इसको हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर भी लिख देते हैं, ए स्क्वायर, सिंपली ए स्क्वायर। इनफैक्ट ऐसे भी लिखते हैं हम लोग ए वेक्टर का सिंपली स्क्वायर। तो बेसिकली जो चार टर्म लिखा हुआ है क्या है, सेम ही लिखा हुआ है, चार टर्म सेम ही है। ठीक है, अब मुझे अगर a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे करूंगा मैं। ठीक है, बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये भी वेक्टर है, बीच में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। मल्टीप्लीकेशन जैसे हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए के साथ ए आएगा, अब ए डॉट ए मतलब मॉड ए का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर,
ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर, है ना। तो सिंपली क्या बन गया ये कि सिंपली ये क्या बन गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब मैं a डॉट बी और b डॉट ए को सेम मान रहा हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मैटर नहीं करता कौन आगे है कौन पीछे है, कोई मैटर नहीं करता। a डॉट बी एंड b डॉट ए सेम है, ठीक है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, a डॉट बी वेक्टर, a डॉट बी एंड b डॉट ए दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है तो अगर मुझे ये निकालना है कि a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक चीज़ देखा यहाँ पे, एक चीज़ देखा कि जैसे हम लोग नॉर्मल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम उसी टाइप का आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसी टाइप का आ रहा है ना। तो जैसे हम लोग नॉर्मल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, सेम उसी टाइप से हम लोग इस सब वेक्टर के टर्म्स में भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, है ना। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं अगर लिखूंगा तो यही आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी आ जाएगा, है ना। अगर मैं ये करता हूँ तो कि a प्लस बी a माइनस बी, तब क्या आ जाएगा ये, है ना। मैं लिख सकता हूँ मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर, क्योंकि पहले क्या आएगा, मॉड ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए दोनों सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस मॉड बी का स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल जो क्या बोलते हैं उसको आइडेंटिटी है, तो इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ये हो गया आइडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, है ना। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि दो वेक्टर है और आइडेंटिटी लिखना है, तो हम लोग आइडेंटिटी जो नॉर्मल आइडेंटिटी है उसी टाइप से हम लोग आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, देखो क्या बोल रहे हैं, पी ए वेक्टर एंड क्यू बी वेक्टर। पी ए वेक्टर एंड क्यू बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर है तो बीच में मैं डॉट लगा देता हूँ, बीच में क्या है, डॉट है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और पी क्यू दोनों क्या है, स्केलर है। पी क्यू दोनों, पी और क्यू दोनों स्केलर है, पी क्यू दोनों क्या है, स्केलर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो भी स्केलर नंबर है उसको मैं लेफ्ट साइड में लाके मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख सकता हूँ। कैसे करके, जैसे पी आ गया क्यू आ गया, यहाँ से पी उठा लिया यहाँ से क्यू उठा लिया, ठीक है। फिर ए डॉट बी को लिख दिया, यहाँ पे कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, है ना, ए डॉट बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखो कि जैसे 2a वेक्टर इंटू 3b वेक्टर, बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि दो वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे मैं 2 को उठाऊंगा, ऐसे 3 को उठाऊंगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 6a डॉट बी लिख सकते हैं, 6a डॉट बी लिख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, फोर्थ का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं वेक्टर में से, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड, डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है ना। जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका यूज तो पता होना चाहिए कि हम लोग इसका यूज किस लिए करेंगे, है ना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग इसको किस काम के लिए यूज करेंगे, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। आई होप ये सब प्रॉपर्टी सबको क्लियर होगा। ओके अब देखिए कि एक्स वेक्टर क्या लिखा हुआ है, 2a माइनस 3b लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक्स वेक्टर इक्वल टू 2a माइनस 3b। ओके, तो मुझे अभी यहाँ पे निकालना क्या है, मॉड एक्स का स्क्वायर निकालना है, मॉड एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो अभी अभी देखा कि एक्स डॉट एक्स हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स डॉट एक्स क्या लिखते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। तो इसका उल्टा भी उल्टा भी तो लिख सकते हैं, नहीं आ रहा समझ में, कि अभी भी जो मैंने बताया था कि ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। तो अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन अगर मॉड ए स्क्वायर निकलना है या फिर मॉड ए निकलना है तो हम लोग इसका उल्टा भी यूज करेंगे, इससे ये वाला भी यूज करेंगे। मॉड ए का स्क्वायर निकालना है मतलब उसी वेक्टर को क्या करो, उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मॉड ए का स्क्वायर मिल जाएगा। वहां से अब मॉड ए चाहिए, मॉड ए स्क्वायर चाहिए, निकाल लेना,
तो मुझे मान लो यहाँ पे क्या चाहिए, क्या लेट्स से मुझे चाहिए मॉड एक्स चाहिए, मॉड एक्स चाहिए। तो मैं कि वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जो पहला प्रॉपर्टी था वही यूज करूंगा कि मॉड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट एक्स। तो कितना जाएगा 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। तो क्या आ जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि आइडेंटिटी जैसे यूज होगा, है ना, जैसे नॉर्मल आइडेंटिटी है उसी के जैसा यूज होता है। चलो चलिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4a डॉट ए मॉड ए स्क्वायर माइनस 6a डॉट बी माइनस 6b डॉट ए, जो कि दोनों सेम ही होता है, प्लस 9 मॉड बी का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या बन गया ये, 4 मॉड ए स्क्वायर माइनस 12a डॉट बी प्लस 9 मॉड बी का स्क्वायर। ये आ गया मॉड एक्स का स्क्वायर। तो अगर तुमको मॉड एक्स चाहिए वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर दो इसका, इसका स्क्वायर रूट कर दो, आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है सबको, आई होप ये सभी को क्लियर होगा। अब इसमें देखिए कि मुझे एक वेक्टर गिवन है पी वेक्टर, ठीक है, मुझे निकालना क्या है, मॉड ऑफ पी निकालना है, मॉड ऑफ पी निकालना है मुझे। तो जनरली हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं कि मॉड ऑफ पी इक्वल टू पी वेक्टर है, आई जे के टर्म्स में पी वेक्टर है, मॉड ऑफ पी निकालना है तो सिंपली मॉड ऑफ पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, के तो है नहीं, प्लस 0, तो स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि डायरेक्टली कि अगर पी वेक्टर है तो मॉड ऑफ पी इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस के का कोफिशिएंट 0, तो ये आ गया, ठीक है। ये मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मॉड ऑफ पी का स्क्वायर मैं क्या लिखूंगा, पी इंटू पी लिखूंगा, और पी क्या है 2i प्लस 3j, और पी क्या है 2i प्लस 3j, ठीक है। अब जैसे दो वेक्टर है उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट ही है, i के साथ i 1, i के साथ j 0, है ना, तो सिर्फ क्या आएगा, i के साथ i 4 आ जाएगा, j के साथ j 9 आ जाएगा, तो 13 आ गया। तो मॉड p कितना आ गया, मॉड p आ गया रूट ऑफ 13। इसीलिए अगर कोई भी एक वेक्टर i, j और k के टर्म्स में गिवन है, अगर उसका मॉड निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या मैं ऐसे इसमें भी कर सकता हूँ ऐसा, जो अभी मैंने इसमें किया, इसमें क्या है, इसमें क्या था, आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर था, इसमें भी ए एंड बी यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ मैं, क्या इसमें किया जा सकता है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि मॉड ऑफ पी इक्वल टू रूट 4 प्लस 9, क्या ये सही होगा, द आंसर इज नो, ये गलत है, ये गलत है। गलत किया क्यों है वो देखते हैं कि गलत, ऐसा गलत कैसे हो जाता है। क्योंकि मुझे अगर निकालना है मॉड पी तो पहले मैं क्या निकालूंगा, मॉड पी का स्क्वायर निकालूंगा, मॉड पी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना आएगा 2a कैप प्लस 3b कैप, 2a कैप प्लस 3b कैप, तो कितना जाएगा ये 4a कैप का स्क्वायर प्लस 6 एक a कैप b कैप प्लस 6a कैप b कैप, तो 12a कैप b कैप आ जाएगा, प्लस 9 मॉड b कैप का स्क्वायर, मॉड b कैप का स्क्वायर। तो इसके बोले तो 1 है, इसके बोले तो 1 है, लेकिन a और b के बीच में मुझे एंगल नहीं पता, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, a कैप डॉट b कैप को हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके बीच में एंगल हम लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस ए यूनिट वेक्टर है 4 प्लस 9 प्लस 12 ए डॉट बी आ जाएगा। अब ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू मुझे नहीं पता, कॉस थीटा का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मॉड पी आ गया है ना, अब मुझे अगर मॉड पी निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 12 ए डॉट बी लिखूंगा, ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है। क्या मैं इसमें कर सकता हूं ऐसा जो अभी मैंने किया। सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन देखो डिफरेंस क्या है, इसमें भी क्या है 2 ए कैप प्लस 3 बी कैप है, लेकिन इसमें ए कैप और बी कैप क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो ए कैप और बी कैप अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, ये जीरो होगा। तो मॉड ऑफ पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर
13 प्लस 12 ए कैप डॉट बी कैप, और इसका वैल्यू 0 हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 हो गया, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ पी कितना आ गया, 13 आ जाएगा, मॉड ऑफ पी 13 आ जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ पी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पी क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सेम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आई जे था, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। इसमें ए बी, पहले तो आई जे यूनिट वेक्टर और आपस में परपेंडिकुलर, ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर और आपस में परपेंडिकुलर गिवन है। इसमें गिवन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अगर ऐसा होगा तो गिवन होना चाहिए, क्योंकि आई जे और के वो अंडरस्टूड है कि एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो वेक्टर होता है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड में जो डिफरेंस है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है ठीक है, लेकिन उनको इसमें एंगल नहीं पता, तो हम लोग ए डॉट बी हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते, ए डॉट बी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आपको ये बहुत अच्छे से इसका जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ जाना चाहिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रोजेक्शन वेक्टर। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर ड्रॉ करना है और उसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। सबसे पहले तो फाइन कर देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन जो टर्म यूज कर रहा हूँ प्रोजेक्शन, उसका मतलब क्या है। बेसिकली इसमें दो वेक्टर की बात होगी, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर, है ना। लेट्स से एक वेक्टर है ए वेक्टर, लेट्स से एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन मुझे लेना है, लेट्स से एक वेक्टर है बी वेक्टर। अब जरूरी नहीं कि अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर लेना है तो बी का लेंथ ज्यादा होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर बी का लेंथ छोटा भी होगा, इतना भी वेक्टर होगा, फिर भी उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे तक एक्सटेंड करेंगे, फिर भी हम लोग प्रोजेक्शन ले सकते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन मतलब क्या है, इस वेक्टर का एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दूसरे वेक्टर के ऊपर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए मुझे ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी के ऊपर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एंड पॉइंट से यहां पे क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर। जो ए वेक्टर है उसका एंड पॉइंट से मैं क्या करूंगा, दूसरे वेक्टर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, एक मुझे यहां पे पॉइंट मिलेगा, लेट्स से ए बी, है ना। जो पॉइंट है ए बी, जो लेंथ जो मिल रहा है मुझे ए बी का लेंथ, वही क्या होगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है बी वेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज दिस लेंथ। प्रोजेक्शन देखो इसमें दो टर्म लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर एंड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दोनों में डिफरेंस है। पहले क्या बोल रहा है कि सिर्फ प्रोजेक्शन मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर सिर्फ ए मैग्नीट्यूड, सिर्फ ए बी। प्रोजेक्शन मतलब क्या है, सिर्फ ए बी लेंथ होगा, सिर्फ ए बी लेंथ, सिर्फ ए बी का लेंथ। और प्रोजेक्शन वेक्टर होगा क्या, ए बी का वेक्टर, ए बी वेक्टर लिखना है ए बी का वेक्टर, दैट इज प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। अब देख लेते फाइंड कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। मतलब क्या है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, अगर मैं इसको भी एक्सटेंड करता हूं और इसको भी एक्सटेंड करता हूं, तो लेट्स से एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। मतलब बेसिकली इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। इनफैक्ट मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसका एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से दिस इज एम एन, लेट्स से दिस इज एम एन। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर इज या तो ए बी बोल सकते हो या तो एम एन बोल सकते हो, ये दोनों का लेंथ क्या है, सेम ही है, ठीक है। ओके ओके, अगर ये ए वेक्टर है, पहले से देख लो कि अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऐसे देखो कि इतना ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना होगा, मॉड ऑफ ए होगा मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या है, मॉड ऑफ ए है, और मॉड ऑफ ए का क्या निकालना है, बेसिकली मॉड ऑफ ए का वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। तो अगर ये मॉड ऑफ ए है, इसका लेंथ कितना है, मॉड ऑफ ए है,
तो मॉड ऑफ ए का वर्टिकल एंगल, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा होगा क्या, मॉड ए कॉस थीटा। और मॉड ए कॉस थीटा क्या है इनके बीच में, तो जो ए बी हो गया, ए बी जो लेंथ हो गया या फिर एम एन जो लेंथ हो गया वही क्या है, मॉड ए कॉस थीटा है, वही क्या है, मॉड ए कॉस थीटा है। और इनके बीच में वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, कॉस थीटा लिख दिया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि मॉड ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो मैं मॉड ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग बोलेंगे ए बी का लेंथ आ गया। बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ए डॉट बी स्केलर डिवाइडेड बाय मॉड बी भी स्केलर। तो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी, बेसिकली सिंपली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है, लेंथ ऑफ ए बी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी। ऊपर दोनों का डॉट ले लेना और नीचे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हो, जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड लिख देना। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेता हूं इस वेक्टर के ऊपर, तो मेरा क्या बनेगा रिजल्ट, ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। आई होप ये क्लियर है। अभी तक सिर्फ क्या आया, अभी तक सिर्फ प्रोजेक्शन आया है, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ लेंथ की, ठीक है। बेसिकली ए बी लेंथ आ गया, ए बी लेंथ आ गया। ओके अभी अगर मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए तो कैसे आएगा, ए बी का लेंथ आ गया तो ए बी लेंथ लिख दिया। और अगर मुझे एक वेक्टर चाहिए इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ए बी वेक्टर, तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, बी का यूज़ कर सकता हूँ। बी का यूज़ कैसे करेंगे कि बी को लिख देंगे कि बी कैप, बी को लिख देंगे बी कैप। ओके तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, फिर प्रोजेक्शन वेक्टर का क्या फॉर्मूला बन गया, पहले क्या निकालो, प्रोजेक्शन लेंथ लिख लो, पहले प्रोजेक्शन लेंथ लिखो, मॉड लगा दो उसमें दोनों साइड, मॉड लगा दो, है ना। ऐसे करने से क्या आ गया, ए बी लेंथ का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके साथ में क्या करूंगा, बी कैप कर दूंगा, बी कैप। सेम मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, फिर क्या होगा, इस ए वाला लेंथ, ए वाला वैल्यू निकाल लिख लेना पहले, उसके बाद उसके साथ ए कैप आ जाएगा। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं तो वो आप देख लेना, ठीक है। आई होप एक क्लियर है। तो बेसिकली ए बी वेक्टर आ गया मतलब एम एन वेक्टर भी आ गया, ए बी वेक्टर आ गया मतलब एम एन वेक्टर भी आ गया। एम एन वेक्टर क्या है, एम एन वेक्टर क्या है, ए डॉट बी बाई मॉड बी इंटू बी कैप, ये आ गया एम एन वेक्टर, ये आ गया एम एन वेक्टर। ओके अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, इस वेक्टर की बात कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ए वेक्टर का परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर वाला कंपोनेंट है ना, जैसे ये था बी वेक्टर वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ए है ए बी वेक्टर और ए है लेट्स से एक्स वेक्टर, जो क्या करना है, जो क्या करना है, निकलना है, जो निकलना है। तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन लगा देता हूँ, क्या लगा सकता हूँ मैं कि ए बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर आ जाएगा, मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कर दो या फिर पॉलीगॉन लगा दो, कुछ भी लगा दो। ए बी प्लस एक्स इक्वल टू ए वेक्टर, तो यहाँ से एक्स कितना जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या था, ये वाला था, ए डॉट बी बाई मॉड बी इंटू बी कैप। तो जो ये वाला पार्ट होगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, वो कितना हो जाएगा फिर, ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी मॉड बी इंटू बी कैप, इंटू बी कैप।
तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर निकल सकते हैं बहुत इजीली। अब कोई चीज़ें समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अब चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक के बेसिस पे, या फिर जो भी अभी तक सीखा उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर की बने बी वेक्टर की बने प्रोजेक्शन निकालना है। सिंपली मुझे फॉर्मूला बताया कि ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का प्रोजेक्शन जो होता है दैट इज ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है क्योंकि प्रोजेक्शन इज नथिंग बट ए लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो ए डॉट बी कितना होगा, फिर ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी जब करेंगे सिर्फ आई वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक 7 माइनस 1 6, 6 बाई रूट 6, जिसको हम लोग रूट 6 भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर निकालना है। चलो इसके भी करते हैं। अभी भी क्या है, ए डॉट बी होगा अपॉन मॉड ऑफ ये होगा कि अपॉन ऑन ए वेक्टर हो रहा है, तो नीचे जब ऑन ए वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है। तो ऊपर तो सेम ही है, ए डॉट बी, ऊपर तो कितना आएगा 6 ही आएगा, नीचे कितना आ जाएगा इस बार, मॉड ऑफ ए कितना है 9 प्लस 1 प्लस 4, तो आ जाएगा 14, आ जाएगा 14। अब देख लीजिए प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, ए का प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन बी वेक्टर, लेकिन इस पर क्या है प्रोजेक्शन वेक्टर निकलना है। तो दोनों में डिफरेंस है। एक क्या डिफरेंस है अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। चलो देख लेते हैं कैसे करना है ये। सबसे पहले तो प्रोजेक्शन लेंथ लिख लेना है, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी होगा इसमें, मॉड ऑफ बी, फिर बी कैप आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बी कैप आ जाएगा, क्योंकि ऑन द बी वेक्टर है ना, तो बी कैप वाला कंपोनेंट लेना है, मतलब बी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेना है। ठीक है, तो इसका पहले तो अभी ऑलरेडी चेक किया पहला क्वेश्चन में, दैट इज रूट 6। अब बी कैप मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। बी वेक्टर गिवन है, बी कैप कैसे आएगा, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो रूट 6 बी वेक्टर क्या है आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन मॉड ऑफ बी मतलब रूट सिक्स कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k। देखो क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे आके मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, फाइन कर लिया, हर एक आंसर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर जो आई प्लस जे प्लस 2k है, सेम उठ के बी वेक्टर आ गया, सेम एज बी वेक्टर, सेम एज बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर सेम बी वेक्टर ही आ रहा है, क्योंकि देखो आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अब इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे, क्योंकि इसको समझने के लिए ना आपको जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। आंसर मतलब क्या, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि प्रोजेक्शन वेक्टर सेम वेक्टर आ गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, ठीक है, वो रीज़न आपको फाइंड करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दो कॉन्सेप्चुअल बातें सीखेंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अगर ए डॉट बी और ए डॉट बी सी सॉरी ए डॉट सी क्या है इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि लेफ्ट साइड में ए वेक्टर है, राइट साइड में भी ए वेक्टर है, दोनों को कैंसिल कर दे लिख दे बी डॉट बी इक्वल टू सी वेक्टर, ए कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू सी रह गया। क्या ऐसा बोलना सही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या है गलत है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा काम नहीं करना है, ये क्या है गलत है। ओके, तो अगर इस टाइप का कुछ गिवन है तो उस केस में कर क्या सकते हैं, ये ऐसे काट नहीं सकते हम लोग,
दो वेक्टर को हम लोग ऐसे दोनों साइड से काट नहीं सकते, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, इसको लेफ्ट साइड में ले आया, फिर यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, ए कॉमन ले रहा हूँ, बी माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्योंकि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ से हम लोग यही बोल सकते हैं। ये जो ऊपर मैंने कंक्लूजन लिखा था गलत है, बी और सी इक्वल, ऐसा हम लोग कभी बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये हम लोग जरूर बोल सकते हैं ए डॉट बी माइनस से 0, तो ए एंड बी माइनस सी के हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, ओके। तो अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का इक्वेशन गिवन है, वेक्टर इक्वेशन या फिर वेक्टर रिलेशन, वेक्टर इक्वेशन या फिर वेक्टर रिलेशन गिवन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें गिवन है ना, x इक्वल टू ए प्लस 3b, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसके साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकल के ला सकते हैं। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसमें, एक दो मैं हिंट दे देता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ। स्क्वायर करने से क्या आएगा, लेफ्ट साइड में मॉड एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड में क्या आएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस, स्क्वायर कर दिया मैंने, 9 मॉड बी का स्क्वायर प्लस 6 ए डॉट बी आ जाएगा। दोनों साइड में स्क्वायर कर सकता हूँ। और क्या कर सकते हैं इसमें, मैं दोनों साइड किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ। अब करना क्या है वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। एक्स डॉट सी कर सकता हूँ मैं, कोई नया वेक्टर के साथ डॉट कर सकता हूँ, क्या होगा फिर, ए डॉट सी प्लस 3 बी डॉट सी आ जाएगा। यहाँ पे जो भी वेक्टर है उसके साथ भी डॉट ले सकते हैं। एक्स डॉट ए, अगर मान लो कि एक्स डॉट ए कर सकता हूँ मैं, एक्स डॉट ए कर सकता हूँ। दोनों साइड क्या किया, ए से डॉट कर दिया, तो राइट साइड में भी क्या करना है, ए से डॉट होगा, तो ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर प्लस 3 ए डॉट बी, बी के साथ डॉट ले सकता हूँ मैं। फिर बी के साथ मैं किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस ले सकता हूँ, लेट्स से एक्स क्रॉस सी। अब क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक आपको पता नहीं होगा, मैं ये बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, एक्स क्रॉस सी, है ना। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज़ ये होता है कि अगर आप क्रॉस ले रहे हो राइट साइड में, तो हर एक बार राइट साइड में लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस सी प्लस 3 बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों साइड में मॉड ले सकता हूँ, दोनों साइड में मॉड ले सकता हूँ। तो ऐसे करके क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके एक वेक्टर इक्वेशन को, वेक्टर रिलेशन से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के ला सकते हैं, जो भी क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनता है कि जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, तो मॉड एक्स आ गया, मॉड ए आया, मॉड बी आया, और ए डॉट बी आया। अगर मैं ऐसे स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं स्क्वायर ऐसे करता हूँ कि एक्स, पहले ए को लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, फिर मैं स्क्वायर करूँगा 3b स्क्वायर। अब जब मैं स्क्वायर करता हूँ, अब जब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, मॉड एक्स स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर माइनस 2x डॉट ए इक्वल टू 9 मॉड बी स्क्वायर। दोनों केस देखो आप ध्यान से, दोनों केसों को देखो, केस 1 केस 2, है ना। जब मैंने एज इट इज ऐसे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ए डॉट बी बन रहा था, मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा पता होना चाहिए, ए और बी के बीच में एंगल पता होना चाहिए। जब मैं एक्स को लेफ्ट साइड में ला के स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मेरा ये बन रहा है, यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरा बन रहा है एक्स डॉट ए। तो इसके लिए मुझे एक्स और ए के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, उसके हिसाब से हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, है ना। अगर मान लो कि आपके पास सबका जो वैल्यू है वो गिवन है, मॉड गिवन है, और मुझे बी और एक्स के बीच में एंगल गिवन है, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूँगा, 3b को लेफ्ट साइड में ले जाऊँगा, उसके बाद स्क्वायर करूँगा, क्योंकि अगर मैं 3b को लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, फिर मैं स्क्वायर करता हूँ, वहाँ से मुझे b और x के बीच में एंगल, या फिर b और x के बीच में मुझे डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। और जो डॉट प्रोडक्ट है वहाँ पे क्या 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 ज़रूरी है, वहाँ पे एंगल ज़रूरी है। तो अगर एंगल b और x के बीच में गिवन है तो हम लोग यही करेंगे। आई होप ये क्लियर है सभी को। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है इसमें, मॉड एक्स गिवन है, मॉड ए गिवन है, मॉड बी फाइंड करना है, और एक्स और ए के बीच में एंगल गिवन है। तो मुझे एक हिंट मिल गया, मुझे यहाँ पे इस एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें कर सकता हूँ इस इक्वेशन के साथ, राइट। लेकिन मैं क्या करूँगा वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन के ऊपर।
इनके बीच में एंगल गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, x और a को एक साइड में रख के, x और a को एक साइड में रख के मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। 2x माइनस ए इक्वल टू -3b वेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, 4 मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 मतलब 4x डॉट a इक्वल टू 9 मॉड b का स्क्वायर। अब मॉड x कितना है, 3 है, तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। मॉड a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 4 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू x डॉट a मतलब मॉड x कितना है, 3 है, इंटू मॉड a इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन x एंड a, दैट इज 30 डिग्री। तो ये अगर 36 प्लस 4 40 आ गया, ये 40 माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ x कितना है, 3 है, मॉड ऑफ a कितना है, 2 है, कॉस 30 मतलब कॉस 60 ले लेते हैं, कॉस 60, सॉरी एंगल कितना ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कॉस 60 इज हाफ, 9 मॉड b का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 40 माइनस 4 इंटू 3 कितना है, 12 है, इक्वल टू 9 मॉड b का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 28 अपॉन इक्वल टू 9 मॉड b का स्क्वायर। तो मॉड b का स्क्वायर कितना आ गया, बेसिकली 28/9 आ गया। तो मॉड b इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 28/9। 28/9। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, और एक वेक्टर इक्वेशन को या फिर वेक्टर रिलेशन को मैंने कैसे यूज किया, ये इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक के। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है, मॉड ए गिवन है, मॉड बी गिवन है, मॉड सी गिवन है, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। मुझे ये सब चीज़ें निकालना है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक आइडेंटिटी यूज होगा, है ना। पहला क्वेश्चन मुझे ये निकालना है, मुझे गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है, नल वेक्टर गिवन है, ठीक है। क्या मैं दोनों से स्क्वायर कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं, स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आ जाएगा। राइट साइड में 0 वेक्टर, या फिर 0 बोल देते क्योंकि स्क्वायर किया, तो 0 इंटू 0, 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, वैल्यू इज 0, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू गिवन है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी का वैल्यू गिवन है, स्क्वायर कर देते हैं, कितना आएगा, 9 प्लस 1 प्लस 16 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ए, अंदर तो ये निकलना ही है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये तो रिक्वायर्ड है, ये निकलना है। तो कितना आ गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, कितना आ गया, सबसे पहले कितना आ रहा है यहाँ पे 10 26, तो -26 अपॉन 2, तो -13, -26 अपॉन 2 -13। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है, -13। पहला क्वेश्चन का आंसर है -13। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन से कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मुझे ए डॉट बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए। अब वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली क्या है, वेक्टर इक्वेशन तो है या फिर वेक्टर रिलेशन तो है ना। मैं क्या करता हूँ, ए और बी को एक साथ रखता हूँ और सी को राइट साइड में भेज देता हूँ, यस। ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, माइनस सी वेक्टर है, ठीक है। अब मैं स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे ए डॉट बी आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर। तो मॉड ए का स्क्वायर वैल्यू कितना है, 9 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 ए डॉट बी, राइट साइड पे कितना आएगा, 16, राइट साइड में आ जाएगा 16। तो 16 माइनस 10 6, तो ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी आ गया 3, ए डॉट बी आ गया 3, ठीक है। तो सिमिलरली इसी मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, बी डॉट सी भी निकल सकता हूँ, बी डॉट सी भी निकल सकता हूँ। बी और सी को एक साथ रखो, ए को राइट साइड में भेज दो, फिर स्क्वायर कर दो। इनफैक्ट इसके लिए मैं एक मेथड यूज करता हूँ, लेट्स से मेथड 2 होगा। पहला मेथड तो ये है कि बी और सी को एक साथ रखो, ए को राइट साइड में भेजो, स्क्वायर करो, बी डॉट सी आ जाएगा। लेकिन मैं एक मेथड यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे,
जैसे गिवन है ना, a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ठीक है चलो, और a डॉट बी मुझे पता है, a डॉट बी मुझे पता है, मुझे चाहिए क्या, b डॉट सी चाहिए, मुझे p डॉट सी चाहिए। ओके ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे वेक्टर को क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को मैं b से डॉट कर रहा हूँ, b डॉट कर रहा हूँ पूरे में से, है ना। तो क्या आएगा फिर, b डॉट a प्लस बी प्लस सी, राइट साइड में क्या आएगा, b डॉट जीरो वेक्टर, जो कि हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर ही बोलेंगे, या इनफैक्ट जीरो बोलेंगे, इनफैक्ट जीरो बोलेंगे, ठीक है। तो b डॉट a डॉट b प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस b डॉट सी इक्वल टू जीरो। तो a डॉट बी तो पहले निकाल लिया, यहाँ से हम लोग a डॉट बी का यूज़ करेंगे, कितना आ रहा है, 3 आ रहा था। मॉड बी का वैल्यू कितना है, मॉड बी का वैल्यू 1 है, तो 1 आ गया, प्लस b डॉट सी कितना आ गया, 0। तो मुझे b डॉट सी चाहिए था, मुझे b डॉट सी चाहिए था, और मुझे b डॉट सी मिल गया, तो मेरा काम हो गया। बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड 2 है। मेथड 1 कौन सा है, b और c को सेम साइड में रखोगे, एक को राइट साइड में भेजोगे, स्क्वायर कर दोगे, मिल जाएगा आंसर। आई होप ये क्लियर है, और आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।